विद्यार्थियों, आज हम जो आपका विषय ले रहे हैं वो है राग वर्गीकरण। प्राचीन काल से लेके आधुनिक समय तक रागों को जो वर्गीकृत किया गया उसका क्या क्या रूप और किस तरह से उसका वर्गीकरण मिलता है, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मनुष्य ने अपनी कई चीज़ें उसने बनाई हुई हैं और उस चीज़ों को उसने विभिन्न नामों के नाम देके उनका वर्गीकरण किया है। तो इस तरह से देखा जाए कि वर्गीकरण एक प्राकृतिक नियम है। प्रकृति के स्थान स्थान पर हमें वर्गीकरण मिलता है और संगीत भी चूँकि इससे जो है अछूता नहीं रहा, तो संगीत में भी कई वर्गीकरण हमें मिलते हैं। तो रागों के वर्गीकरण की जहाँ तक है, ये परंपरा अति प्राचीन काल से ही चली आ रही है। वर्गीकरण के इतिहास को यदि हम देखें तो 3 कालों में हम बांट सकते हैं: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो प्राचीन काल में रागों के जो वर्गीकरण हमें मिलता है उसमें पहला है जाति वर्गीकरण, दूसरा ग्राम राग वर्गीकरण, तीसरा रत्नाकर के 10 विध राग वर्गीकरण और चौथा जो है शुद्ध छायालक संकीर्ण राग वर्गीकरण। इसी तरह मध्यकाल में पहला वर्गीकरण मिलता है शुद्ध छायालग और संकीर्ण रागों का, दूसरा मिलता है मेल राग वर्गीकरण, तीसरा मिलता है राग रागनी वर्गीकरण। इस तरह से आधुनिक काल में शुद्ध छायालग, संकीर्ण राग, राग रागनी वर्गीकरण ये प्रायः उस समय लुप्त ही हो गया था। तो उसमें मुख्यतः हमें एक तो रागांग वर्गीकरण और जो दूसरा है थाट राग वर्गीकरण जो है ये मिलता है। तो ये तो मुख्यतः आपको मैंने इस तरह से आपको बताया कि ये वर्गीकरण है। अब हम इनका थोड़ी विस्तृत जानकारी लेते हैं कि प्राचीन काल में जो वर्गीकरण चलता था उसमें सबसे पहला था जाति वर्गीकरण। यानी जाति से ये था कि रंजन और अदृष्ट अभ्युदय को जन्म देते हुए विशिष्ट स्वर हो उसके विशेष प्रकार के सन्निवेश से युक्त होने पर वो जाति कही जाती थी। या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि स्वर की वह विशिष्ट रचना जिसके 10 लक्षण ग्रह, अंश, न्यास, अपन्यास, अल्पत्व, बहुत्व, षाढ़त्व, औडत्व, मंद्र और तार माने जाते हों, उन्हें जाति कहते थे। इस प्रकार जो है ये जो जाति वर्गीकरण माना जाता था, उस समय ये था कि प्राचीन काल में 3 ग्राम माने गए थे: षडज, मध्यम और गंधार ग्राम। लेकिन गंधार ग्राम जो था वो प्राचीन काल से ही लुप्त हो चुका था, इसलिए भरत के नाट्यशास्त्र में भी हमें 2 ग्राम का उल्लेख मिलता है, षडज ग्राम और मध्यम ग्राम। तो इन्हीं 2 ग्रामों से 18 जातियाँ उत्पन्न हुई, षडज ग्राम से 7 और मध्यम ग्राम से 11। इस प्रकार इन जो ये 18 जो जातियाँ जो हैं ये मिलती थी। इनके नाम हैं साडजी, आर्षभी, गांधारी, मध्यमा, पंचमी, धैवती, नैषादी। षडज कैसिकी 9वां नंबर है, षडजोदी च्यवतो 10वां है, षडज मध्यमा। 11वें जो जाति है वो है गांधारोदी च्यवती, 12वीं है रक्त गांधारी, 13वीं है कैशिकी, 14वीं है मध्यमोदी च्यवा। इसी तरह 15वीं है कामारवी, 16वीं है गांधार पंचमी, 17वीं है आंध्री और 18वीं है नंदयंती। इस प्रकार ये 18 जातियों का जो है उस समय ये प्रचलित थी। और भरत ने जो है इन के 10 लक्षण माने थे, जिसमें जैसे ग्रह यानी जिस स्वर से जाति गायन प्रारंभ किया जाता था उसे ग्रह स्वर कहा जाता था। अंश यानी जाति के प्रमुख स्वर अंश स्वर कहलाते थे। न्यास, जिस स्वर पर कोई गीत या वाद्य रचना समाप्त होती थी उसे न्यास स्वर कहते थे। अपन्यास यानी जिस स्वर पर गीत या वाद्य रचना का मध्य भाग समाप्त होता था उसे अपन्यास स्वर कहते थे। अल्पत्व, बहुत, जिन स्वरों का प्रयोग किसी जाति में अल्प होता था उसे स्थान अल्पत्व माना जाता था। और अल्पत्व के 2 प्रकार माने जाते थे, लंघन और अनाभ्यास। इसी प्रकार बहुत्व के 2 प्रकार माने जाते थे, लंघन और अभ्यास। इसी प्रकार अगला जो था मंद्र और तार, कि प्रत्येक जाति की एक निश्चित सीमा होती थी जिसके अंतर्गत ही गायक वादक को रहना पड़ता था। तो ये मंद्र और तार कहलाते थे। इस प्रकार इन्होंने भरत ने 10 जो है जाति के लक्षण माने और सारंगदेव ने इन लक्षणों के अलावा 3 लक्षण और माना: एक संन्यास, दूसरा विन्यास और तीसरा अंतर्मार्ग।
तो इस तरह से ये पहला तो जो वर्गीकरण हमें मिलता है वो है जाति वर्गीकरण। दूसरा वर्गीकरण जो हमें प्राप्त होता है वो है ग्राम राग, यानी जाति वर्गीकरण के पश्चात ग्राम राग वर्गीकरण का जन्म हुआ। इसको जो है इसमें इसका उल्लेख, इनकी उत्पत्ति भी जातियों से हुई है। और मतंगकृत बृहदेशी उसमें सर्वप्रथम हमें ग्राम राग का उल्लेख मिलता है। और ग्राम रागों के 5 प्रकार माने गए हैं: शुद्ध, भिन्न, गौड़, केसर और साधारण। और जब इनकी अलग अलग जो शैली है वही गीति कहलाती है। और इन 5 गीतियों के आधार पर ही ग्राम रागों के 5 जो है प्रकार जो है वो माने गए। शुद्ध से 7, भिन्न से 5, गौड़ से 3, बेसर से 8 और साधारण गीत से 7 ग्राम राग थे। और इस प्रकार ये संख्या जो है वो कुल मिला के 30 जो थी वो संख्या मानी जाती थी। इस प्रकार ये उस समय ग्राम राग वर्गीकरण दूसरा था। तीसरा जो वर्गीकरण मिलता है वो है रत्नाकर के 10 विध राग वर्गीकरण। यानी 13वीं शताब्दी के मध्य में जब सारंगदेव ने जो अपनी पुस्तक लिखी थी संगीत रत्नाकर, उसमें उन्होंने रागों को 10 वर्गों में विभक्त किया। उनके नाम है पहला ग्राम राग, दूसरा राग, तीसरा उपराग, चौथा भाषा, 5वां विभाषा, छठा अंतर्भाषा, 7वां रागांग, 8वां भाषांग और 9वां उपांग और 10वां क्रियांग। इस तरह से ये रत्नाकर के 10 विध राग जो थे ये वर्णन जो है हमें उस समय मिलते हैं। चौथा वर्ग जो हमें मिलता है वो वर्गीकरण का वो है शुद्ध, छायालग और संकीर्ण राग। यानी प्राचीन काल में सारे राग जो थे वो उनको शुद्ध, छायालग और संकीर्ण रागों के अंतर्गत उनको माना जाता था। यानी जिन रागों में शास्त्र के नियमों का प्रयोग शुद्ध रूप से होता था उन्हें शुद्ध राग कहते थे। और जिन रागों के अंतर्गत दूसरे राग की छाया आ जाती थी उनको छायालग राग कहा जाता था। और जिन संकीर्ण राग वो होते थे कि जिन रागों में शुद्ध या संकीर्ण रागों का मिश्रण होता था, यानी वो संकीर्ण राग कहलाते थे। इस तरह से जो है ये 3 जो है मतलब संकीर्ण राग में मुख्यतः शुद्ध और छायालग रागों का मिश्रण होता था। इस तरह से ये 3 जो इनके वर्गीकरण जो माने गए। तो ये प्राचीन काल में हमें ये 4 रागों के वर्गीकरण देखने को मिलते हैं। फिर मध्यकाल आता है। मध्यकाल में पहला शुद्ध, छायालग और संकीर्ण राग का मिलता है। लेकिन ये इसी समय ये जो था ये इसमें बहुत ज़्यादा इसका प्रचार नहीं हुआ। तो ये और इसके बाद ये विभाजन प्रचारित तो रहा लेकिन इसमें अर्थ में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ। तो पर लेकिन इसको मानने वाले की संख्या धीरे धीरे कम होने लगी। दूसरा राग जो वर्गीकरण इस समय मध्यकाल में हमें मिलता है वो है मेल राग वर्गीकरण। जिस प्रकार से वर्तमान काल में थाट वर्गीकरण प्रचलित है उसी प्रकार से मध्यकाल में मेल वर्गीकरण प्रचलित था। और इस प्रकार जो है मेल जो है वो मतलब इसको हम कह सकते हैं वो आधुनिक थाट का पर्यायवाची था। मेलों की संख्या के विषय में उस समय बहुत मतभेद माना जाता था। लोचन ने राग तलन में 12 मेल कहे तो राग विबोध में 23, स्वर कला मेल कलामी निधि में 27, मतलब इनकी संख्या के विषय में बहुत मतभेद इस समय माना जाता था। इस कारण ये व्यवस्था जो थी वर्गीकरण बहुत समय तक आगे इसको चला नहीं चल पाया क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा मत है कि हमें देखने को मिलता है। अगला जो वर्गीकरण आता है मध्यकाल में वो एक और तो इसमें यहाँ मेल वर्गीकरण प्रचलित था तो दूसरी ओर उससे बिल्कुल भिन्न राग रागनी पद्धति प्रचलित थी। तो राग रागनी में इसकी विशेषता ये थी कि इसमें कुछ रागों को तो स्त्री रूप में और कुछ को पुरुष मानकर रागों की एक वंश परंपरा मानी गई थी। तो इस आधार पर मतलब इस विचारधारा के आधार पर ये राग रागनी पद्धति का जन्म हुआ था। तो इसमें भी हमें देखते हैं कि अलग अलग मत हमें मिलते हैं कि किसी ने किस तरह की माने। मुख्यतः जो हैं 6 राग मतलब 2 मतानुसार इसमें 6 राग और 36 रागिनियाँ मिलती हैं और जो अंतिम 2 मतानुसार थे उनके 6 राग और 30 रागिनियाँ मिलती हैं। यानी इसमें भी हमें मतभेद काफ़ी मिलता है। यानी शिव मत जो चलता था, पहला मत जो था शिव मत, उसके अनुसार 6 राग 36 रागिनियाँ थीं। दूसरा रागाणो मत था, उसके अनुसार भी 6 राग 30 रागिनियाँ। और तीसरा हनुमान मत, इसके अनुसार भी 6 राग 30 रागिनियाँ थी। इसी तरह से कृष्ण मत था, उनके अनुसार 6 राग 30 रागिनियाँ थीं। और भरत मत के अनुसार भी 6 राग और 30 रागिनियों का प्रचलन हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से देखते हैं कि इसमें भी हमें बहुत मतभेद
जो था वो इसमें हमको मिलता है। इस कारण ये पद्धति भी बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं चल पाई। अब उसके बाद आता है कि आधुनिक काल। आधुनिक काल में पहला शुद्ध छायालग और संकीर्ण राग जो थे, इसकी पद्धति तो जो थी अब इसमें बिल्कुल एक नाम मात्र को रह गई थी इस समय में। दूसरा, राग रागनी वर्गीकरण को पुराने संगीत की तो मान्यता देते थे, लेकिन समय के साथ साथ यह वर्गीकरण भी जो था ये भी लुप्त होने लगा। तीसरा जो वर्गीकरण आया वो आया रागांग वर्गीकरण। एक स्वर्गीय एक खरे साहब थे, उन्होंने इस प्रचलित रागों का अध्ययन किया और उन्होंने जो था वो उनका था पूरा नाम था नारायण मोरेश्वर खरे। तो उन्होंने 30 रागांगों को खोजा और उनके अनुसार ये था कि प्रचलित रागों में से उनकी गायकी के ढंग यानी उनके अंग से और उनकी स्वर प्रकृति के से एक दूसरे से अलग जो है ऐसे लगभग 30 राग जो हैं निकल सकते हैं और इन्हीं रागों के गाने की पद्धति के अनुसार दूसरे राग को भी उनके अनुसार गाया जाना चाहिए था। तो ये जो 30 राग माने थे वो थे भैरव, पहला भैरव, दूसरा बिलावल, तीसरा कल्याण, चौथा खमाज, पांचवा काफ़ी, छठा पूर्वी, सातवां मारवा, आठवां तोड़ी, नवां आसावरी, 10वां भैरवी, 11वां सारंग, 12वां भीमपलासी, 13वां ललित, 14 सोरठ, 15वां पीलू, 16वां विभास, 17वां नट, 18वां श्री, 19वां बागेश्वरी, 20वां केदार, 21वां शंकरा, 22वां कानड़ा, तो 23वां मल्हार, 24वां इंडोल, 25 भोपाली और 26वां आसा और 27वां बिहाग, 28वां कामोद और 29वां भटियार और 30 जो है वो दुर्गा। इस तरह से ये 30 जो राग उन्होंने माने गए। इसके पश्चात हम देखते हैं कि थाट वर्गीकरण, ये जो आधुनिक काल की सबसे बड़ी देन है जिसका श्रेय पंडित भाटखंडे जी को जाता है। इनको रागांग पद्धति और राग रागनी पद्धति से ये संतुष्ट नहीं थे, तो इन्होंने मध्यकालीन में जो मेल पद्धति थी उसके आधार पर उत्तरी संगीत पद्धति को और नियमबद्ध किया और इस वर्गीकरण को उन्होंने स्वर और स्वरूप दोनों का ध्यान उसमें रखा और मेल के स्थान पर उन्होंने थाट शब्द का प्रयोग प्रारंभ किया और इसमें उन्होंने पंडित वेंकटमखी जो दाक्षिणात्य विद्वान थे उन्होंने 72 जो थाट की माने थे उन्होंने भाटखंडे जी ने आधार लिया और इन 72 थाटों में से उन्होंने अपने उत्तर भारतीय संगीत के लिए 10 थाटों को चुना कि ये 10 थाट जो है और उनके अंतर्गत ही हमारे जो प्रचलित राग है वो इन 10 थाटों के अंतर्गत ही उनका वर्गीकरण आता है। और ये 10 थाट हैं बिलावल जिसमें सब स्वर शुद्ध लगते हैं, दूसरा यमन जिसमें म तीव्र शेष स्वर शुद्ध है, खमाज तीसरा जिसमें नी कोमल है शेष स्वर शुद्ध है, चौथा काफ़ी जिसमें ग नी कोमल है शेष स्वर शुद्ध है, 5वां आसावरी जिसमें ग ध नी कोमल है, भैरव जिसमें रेधा कोमल है बाकी स्वर शुद्ध हैं, भैरवी जिसमें रेगा धनी चारों स्वर कोमल है, पूर्वी जिसमें रेधा कोमल म तीव्र है बाकी स्वर शुद्ध हैं, मारवा जिसमें रे कोमल है माँ तीव्र है बाकी स्वर शुद्ध हैं और तोड़ी जिसमें रेगा ध कोमल है माँ तीव्र है बाकी स्वर शुद्ध है। इस तरह से माने। तो इस प्रकार जो है हम देखते हैं कि कर्नाटक जो है थाट मध्य उसमें तो उन्होंने 19 थाटों को, लेकिन भाटखंडे जी ने 10 थाटों को मान्यता दी। और वर्तमान अब इस तरह से हम देखते हैं कि प्राचीन काल से आज तक राग वर्गीकरण के जितने भी विभाजन हुए उसमें आज वर्तमान समय में के लिए भी थाट राग वर्गीकरण ही ज़्यादा उचित लगता है। और हालांकि अब समय के हिसाब से उसमें भी कई सुधार की आवश्यकता है क्योंकि कई राग हमारे ऐसे हैं जो कि उन थाटों के अंतर्गत भी नहीं आते, पर फिलहाल अभी भी ये राग पद जो है वो अभी वर्तमान में सिर्फ थाट राग पद्धति ही प्रचलित है। इसमें थैंक यू।